Hello, my dear students. Good evening. Hope you all are doing fine. So, here I am, Dr. Priyanka, your zoology faculty, and we were studying this chapter biomolecules. अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था chapter biomolecules, right? And biomolecules में हमने देखा था biomicromolecules. Now, today is the time I told you that I will be discussing with you macromolecules. हेलो एवरीवन, फटाफट से ज्वाइन कर लो आज का सेशन, लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब कर दो इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, what are biomicromolecules and what are biomacromolecules। हमने ये भी पढ़ा था that how we are going to do chemical analysis, okay, to understand what all biomicromolecules and macromolecules are present in a living tissue, right? So we have also discussed amino acids, simple sugars and nucleotides। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों biomacromolecules जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है मोर देन 800 डाल्टन। बट हमने ये भी पढ़ा था दैट लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, बट स्टिल वी गेट लिपिड टुगेदर विथ अदर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। So today we will be covering polysaccharides, proteins, lipids and nucleic acid, and इसके साथ में हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही important statement based questions। So hope you all are ready for today's class। फटाफट से एक thumbs up दे दो chat box में all those who are present in the class। Okay, तो चलिए start करते हैं। सबसे पहले हम polysaccharides से हमारा session। पॉलीसैकेराइड होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एंड व्हाट आर द सब टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलीसैकेराइड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स फर्स्ट। सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, पॉली मतलब होता है मल्टीपल। ओके, पॉली मतलब होता है मल्टीपल एंड सैकेराइड्स मतलब शुगर, इजंट इट। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था बच्चों, ठीक है। सो पॉलीसैकेराइड वो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, दैट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड दे हैव मल्टीपल यूनिट्स ऑफ शुगर। हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था इन द लास्ट क्लास दैट कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, राइट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, राइट। सो दे विल हैव मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। ओके, सो 10 से ज्यादा अगर यूनिट्स हैं मोनोसैकेराइड के तो उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं एज पॉलीसैकेराइड, राइट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज आस्क्ड इन एनसीईआरटी, एवरीबडी विल पे अटेंशन। Polysaccharide chain will have a reducing end and a non-reducing end in their chemical structure. So what is a reducing end बच्चों? Reducing end वो होता है जहां पर मिलता है आपको free aldehyde और ketone group, okay, that will reduce the Fehling solution or the Benedict solution. So reducing end will be made up of free aldehyde or ketone group. Okay, make sure if you want to crack NEET, make sure that you are attending all the live lectures, ठीक है, because we will be discussing all the important questions, all the important points from NCERT that are asked in NEET examination. And polysaccharide can be classified as homo and hetero polysaccharide। तो होमो पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान देना। होमो, होमो का मतलब होता है सेम, ओके, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम।
So if a polysaccharide is made up of similar type of monomeric unit, अगर कोई पॉलीसेक्राइड में आपको सेम तरह के मोनोसेक्राइड मिलेंगे, then these are homopolysaccharide. Okay, now coming to heteropolysaccharide. तो बच्चों hetero means क्या होता है? hetero का मतलब होता है different. Okay, so hetero means different. So hello everyone, all those who are watching the session, don't forget to like the session, okay, and please share the session with your friends. तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंट. सो अगर आपके पॉलीसेक्राइड यूनिट में यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, कुछ इस तरह से अगर आपको डिफरेंट तरह के मोनोसेक्राइड यूनिट मिल रहे हैं इन पॉलीसेक्राइड, दैट मीन्स इट इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड. अब होमोपॉलीसेक्राइड कौन से हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड कौन से हैं? आई विल टेल यू. रिमेंबर, पूरे कार्बोहाइड्रेट पोर्शन में से बच्चों इन दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीसेक्राइड का वेटेज बहुत ज्यादा है. आप देखोगे कि क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में. ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड सी ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. यू विल डेफिनेटली फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम द पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ लाइक आई टोल्ड यू, होमोपॉलीसेक्राइड बच्चों दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स एंड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड. ओके, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड एंड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड. स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड मीन्स जो स्ट्रक्चर बनाएगा आइदर प्लांट का, राइट, और जो स्ट्रक्चर बनाएगा फंगाई का. ओके, सो हियर यू कैन सी स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड कैन बी सेल्यूलोज दैट मेक्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट, एंड इट कुड बी काइटिन that makes exoskeleton of arthropods or which is present in the cell wall of fungi. तो cell wall of fungi में या cell wall of plants में आपको क्या मिलेगा? structural polysaccharide, and that is homopolysaccharide. Very important, homopolysaccharide, right? सेल्यूलोज एंड काइटिन, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़े टाइम में, बट उससे पहले समझते हैं व्हाट आर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड. सो ग्लूकोज इन आवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, ओके, और यू कैन से इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड. तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं बच्चों, सो एनिमल्स की बॉडी में in liver and in muscles you will find that glucose is stored in the form of glycogen, but starch is the storage polysaccharide of plants. ये हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है आपने, बॉटनी में भी पढ़ा है, that starch is a monomeric is a polymer of glucose. So starch is the storage polysaccharide in plants. तो प्लांट में ग्लूकोज कैसे स्टोर होगा बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, बट कमिंग टू इन्यूलिन, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे कि डहलिया, आर्टिचोक, तो इनमें बच्चों ग्लूकोज इन्यूलिन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, नॉट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइट. सो इन्यूलिन इज ऑल्सो अ होमोपॉलीसेक्राइड. इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एंड इट इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. सो फ्रक्टोज का पॉलीमर है इन्यूलिन एंड इट इज स्टोर्ड इन प्लांट्स लाइक डहलिया एंड आर्टिचोक. ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, सिर्फ उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे जितना कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. ओके, रेडी? अगर यहां तक सबको समझ में आया है, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स. कम ऑन, फास्ट.
सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्टार्च की, ठीक है। तो स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कहाँ मिलता है स्टार्च आपको? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, ओके। So in starch you will find that there is amylopectin and amylose, okay. So amylose is the unbranched structure and amylopectin is the branched structure present in the starch, ठीक है। तो ये जो मोनोमेरिक यूनिट है बच्चों, इसको हम स्टार मार्क करेंगे बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम। कमिंग टू ग्लाइकोजन, सो ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनिमल स्टार्च। वाई एनिमल स्टार्च? क्योंकि ये भी तो एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है और ये कहाँ मिलता है हमें? एनिमल्स में, राइट। सो ग्लाइकोजन इज अगेन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है। कहाँ स्टोर होता है? एनिमल्स में। इसका भी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है एंड इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कमिंग टू इन्यूलिन, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इन्यूलिन इज इवन यूज्ड एज a measure of GFR। तो GFR that is glomerular filtration rate, इसे भी मेजर करने के लिए हम इन्यूलिन का यूज करते हैं। कहाँ मिलेगा? हमने डिस्कस किया, इट विल बी प्रेजेंट इन आर्टिचोक, डहलिया, डैंडेलाइन लाइक प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में तो स्टार्च होगा, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, बट कुछ में इन्यूलिन भी हो सकता है। सो ऑल दीज वर स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड, okay। now next is structural polysaccharide, जिसमें हमने पढ़ा था chitin and cellulose, chitin and cellulose। so cellulose is again a polymer of glucose। कहाँ मिलता है cellulose? in the cell wall of plants, right। and it is a straight chain and unbranched structure। Coming to chitin, chitin is formed of multiple units of N-acetyl glucosamine, जिसे हम बोलते हैं NAG, okay, that is N-acetyl glucosamine। so बहुत सारे NAG के यूनिट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, देन विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यस, देन यू विल गेट काइटिन एंड इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। बच्चों नोट डाउन कर लो बिकॉज इन ओल्ड बुक्स हेट्रोपॉलीसेकेराइड वाज रिटन एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये होमोपॉलीसेकेराइड है या हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो बच्चों क्या है ये? दिस इज होमोपॉलीसेकेराइड, जिस को हम देखेंगे कि बनता है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ NAG से। एंड व्हाट इज NAG? इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, राइट। कहाँ मिलता है ये काइटिन? हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में, आर्थ्रोपोडा। सो इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स you will get this chitin, also you will get this chitin in the cell wall of fungi। तो इन दोनों जगह पे आपको मिलेगा काइटिन, ओके। सो अभी तक हमने पढ़े थे होमोपॉलीसेकेराइड। नाउ इट इज टाइम टू लर्न हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो मीन्स आई टोल्ड यू, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ओके। तो जब कोई पॉलीसेकेराइड is made up of different types of monomeric unit, then it is termed as heteropolysaccharide, right। दो एग्जाम्पल आपको यहां पर याद रखना है, एक है पेप्टिडोग्लाइकन। कहां मिलेगा बच्चों पेप्टिडोग्लाइकन आपको? अगेन सेल वॉल, बट किसके सेल वॉल में मिलेगा आपको ये?
बैक्टीरियल सेल वॉल. सो बैक्टीरियल सेल वॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेप्टिडोग्लाइकन. ओके, नाउ जैसे मैंने बताया ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है. दैट मीन्स यहां पर आपको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी मिलेगा. सो इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ NAG एंड NAM. सो इस तरह से NAG एंड NAM. ठीक है. सो इस तरह से NAG NAM मतलब एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के रिपीटेशन से बनेगा बच्चों पेप्टिडोग्लाइकन. तो क्या हुआ ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड. राइट. सो नेक्स्ट इज अगार. तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है फॉर योर एग्जाम. अगर हम बात करें अगार की, अगार नाम सुना होगा, किससे मिलता है? ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम रेड एल्गी. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, और इसमें भी दो तरह के यूनिट्स आपको मिलते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड. कहाँ यूज होता है अगार? आपने पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मेड अप ऑफ दिस अगार. कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ अगार. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज यूज्ड इन आइसक्रीम जेलीज बनाने में भी अगार यूज होता है. याद रहेगा अब तो आइसक्रीम एंड जेलीज, डेफिनेटली यू विल नॉट फॉरगेट. यहां पे याद रखना है आपको रेड एल्गी का नाम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. ओके, सो पढ़ लिया हमने पॉलीसैकेराइड. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. चलो देखते हैं कौन सबसे पहले इसका करेक्ट जवाब देता है. So the question is, which of the following is mismatched? 4 statements है आपके पास, 4 match the following sets है. Let's see. Chitin is a polymer of glucosamine. हमने अभी इन सभी के बारे में पढ़ा है, सारे पॉलीसैकेराइड्स हमने कवर किए. Let's understand one by one. Chitin is a polymer of glucosamine. We have seen, yes, chitin is a polymer of N-acetyl glucosamine, so this is right. Glycogen is a polymer of glucose, definitely. Cellulose is a heteropolysaccharide. तो बच्चों cellulose तो सिर्फ और सिर्फ multiple unit of glucose से बनता है, so it is a homopolysaccharide and not hetero. तो ये हो गया गलत. Coming to the next pair. Inulin is a homopolysaccharide, absolutely correct. So inulin is a homopolysaccharide of fructose. Okay, so this is also a correct answer. So the answer for this question will be 3 because it is the mismatched pair. Right? There is one more question. Which of the following statements is correct? So let's read all the statements one by one. First statement says inulin is a polymer of fructose. This is right. In a polysaccharide chain, say glycogen, the right end is called the reducing end. ये जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत important है. Right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end. We have discussed about reducing end and non-reducing end. Reducing end में होगा free aldehyde and ketone group and non-reducing end में नहीं होगा. So is it right? Yes, this is right and these are the lines of NCERT बच्चा. अगर आपने NCERT में ये लाइन नहीं देखी, that means you are missing this very important question of NEET. So mark कर लेना आपके NCERT में, this is the correct line. The next line says starch can hold iodine molecule in the helical portion. Yes. So the structure of starch is helical portion is helical with the branching.
So definitely starch can hold iodine molecule. That's why it gives blue color with iodine. Glycogen gives red color with iodine, but because of this reason, iodine से starch कौन सा color देता है? Blue color. Okay, so all these statements are right. So your correct answer will be all of these. ठीक है? And all these lines are directly taken from NCERT. And इस तरह के questions अभी नीट में काफी पूछे जा रहे हैं. Okay? So now if you have understood about polysaccharide, अब time है proteins का. We have studied in the previous lecture what are amino acid. And मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे amino acids मिल के बनाते हैं proteins with the help of peptide bond, right? Now हमने ये भी पढ़ा था that proteins are heteropolymers of amino acid. If you remember, क्या पढ़ा था हमने? Proteins are heteropolymers of amino acid. But अभी हम पढ़ेंगे lipids. Okay? So अगर मैं बात करूँ lipids की, we will come to protein also, but first let's complete lipid. So बच्चों lipid की अगर बात करें, these are water insoluble. This we know. Now there is something that you need to know is that they are not strict. They are not strict macromolecules, biomacromolecules. ठीक है? Now coming to the point, आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों है? Why lipids are not strict biomacromolecules? Let's understand. Because एक तो इनका molecular weight less than 800 Dalton है. So their molecular weight is less than 800 Dalton है. One reason. Now what is the second reason कि इन्हें biomacromolecules में रखा क्यों गया है? Let's understand. So when we crush the tissue, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हम लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में क्रश करेंगे, फिर स्लरी को फिल्टर करेंगे, सो हमें मिलेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द रिटेंटेट, एंड फिल्ट्रेट में हमें मिलेंगे बायोमाइक्रोमोलिक्यूल. अगर याद नहीं आ रहा है, गो बैक, वॉच द प्रीवियस लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, राइट? सो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए ये, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो लेस देन 800 डाल्टन है. So why we are keeping it in biomacromolecule? Because when we are crushing the tissue, what will happen? These small droplets of lipids will coalesce together and form a big droplet, because of which it will not be filtered through the filter paper. That's why we will find lipid with other biomacromolecule. समझ में आया? This is also asked in exam. Right? Now lipids are esters of fatty acids and glycerol. So lipid में आपको मिलेंगे fatty acid, glycerol joined together by ester bond. Right? Now they are not polymeric like polysaccharide. ये एक लंबा चेन नहीं बना रहे हैं. They are just glycerol and fatty acids, right? So they are classified as simple, compound or derived lipid, right? So one by one we will understand what are simple lipid, compound lipid क्या होते हैं और derived lipid क्या होते हैं. Okay, याद रखना, please remember this, that lipid is not equal to fat. Lipid, I hope you guys know this, that lipid is not equal to fat. Because what are fats we are going to discuss now. Okay? Okay everyone? So simple lipids can be classified as fats and oils. देख रहे हो? Fats are a type of lipid. Okay? And waxes. Now,
Like I told you, fats and oils are esters of fatty acid and glycerol. Answer example है butter and ghee, right? And oils like mustard oil, sunflower oil, sesame oil. Waxes are esters of long chain fatty acids with alcohol. Okay, जैसे कि ears wax हो गया, bee wax हो गया. So these are actually examples of simple lipid, जिसमें आपको एक fatty acid मिलेगा and you will get one alcohol, that is glycerol or some other alcohol in waxes. But you will not get any other molecule like carbs or protein, no. So when there is integration of lipid with other molecules like carbohydrate or protein, then they become compound lipid. But here they are simple lipid. Okay. Now, can you see here how ester bonds are formed between glycerol and fatty acid by elimination of 3 water molecule. So triglyceride is the most common component of lipid. चलो देखते हैं what is the structure of triglyceride. Okay, so in triglyceride, please mark this as important as it is asked in NEET. If you have any doubt, any question, please ask. I hope till now you have understood everything. Okay, so triglyceride, नाम पे मत जाना, इसके नाम पे मत जाना, राइट. सो ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये नहीं है दैट इसमें 3 ग्लिसरॉल होंगे, नो. ट्राइग्लिसराइड का मतलब है दैट दे हैव 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड. इसमें होंगे 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल, unlike the name. Coming to monoglyceride and diglyceride, definitely in monoglyceride there will be 1 fatty acid and 1 glycerol. Diglyceride will have 2 fatty acid and 1 glycerol. सब में glycerol का number same है. What is changing is the number of fatty acids. Okay, so triglyceride will have 3 fatty acids and 1 glycerol. Okay, asked in NEET, and this is also a previous year question paper. Now coming to fatty acids can be further classified as saturated and unsaturated fatty acid. दो तरह के fatty acid हो सकते हैं. Saturated fatty acid में कोई double bond या triple bond नहीं होगा. They are already saturated. You cannot add. You can't add hydrogen in this. No hydrogenation reaction can take place in this, right? So example is palmitic acid, जिसमें होते हैं 16 carbon atoms. Example from NCERT asked in NEET. ठीक है? Now अब अगर हम बात करते हैं unsaturated fatty acid की, they are not saturated, that means they will have double and triple bonds. They will have double and triple bonds. Yes, hydrogen can be added to their structure. Melting point इनका होता है कम. Okay, they are liquid at room temperature. They are liquid at room temperature. An example है arachidonic acid, जिसमें होता है 20 कार्बन एटम्स टुगेदर विथ 4 डबल बॉन्ड्स. टुगेदर विथ 4 डबल बॉन्ड्स. करेक्ट. सो सैचुरेटेड में कोई भी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होंगे. इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. Unsaturated are mostly oils, liquid at room temperature, and इसमें double and triple bonds होंगे. So you need to keep in mind 2 examples
palmitic acid and arachidonic acid. Clear? So let's talk about compound lipid. तो बच्चों compound lipid नाम से ही समझ में आ रहा है that there will be additional groups associated with the lipids. So these additional groups can be protein, sugar or phosphorus. ये तीनों में से कोई भी additional group अगर लिपिड से अटैच्ड है तो हम उन्हें बोलेंगे कंपाउंड लिपिड्स, लाइक फॉस्फोलिपिड्स. सो टुगेदर विद लिपिड यहां पर होगा एक फॉस्फेट ग्रुप, राइट. सो कहां मिलेगा दिस फॉस्फोलिपिड? इज आस्क्ड इन एग्जाम. नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, नीट बॉम्बर क्वेश्चन आप बोल सकते हो. सो फॉस्फोलिपिड कहां मिलता है आपको? in the cell membrane in the form of lecithin. Lecithin जो आपको मिलता है in the lining of alveoli and in the cell membrane. So lecithin is a type of phospholipid. Direct question is asked in NEET. Understood? So 4 marks यहाँ से पक्के हैं आपके. Okay? Now coming to glycolipid. नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर होगा a carbohydrate group or together with lipid. Okay, so glycolipid, where will you find glycolipid? Again in the cell membrane, जो कि cell recognition में help करता है. Okay, फिर है sphingolipid. Sphingolipid आपको मिलेगा न्यूरल टिश्यू में. Okay, so ये क्या बनाता है? ये माइलिन शीट बनाता है. We have studied in the chapter neural control and coordination. The myelin sheet surrounding the axon is nothing but sphingolipid. Now out of all these compound lipid, the important one is phospholipid and the structure of cholesterol. Cholesterol को हम derived lipid बोलते हैं. Okay. So in this cholesterol structure you will find that there are 4 rings. So it has a tetracyclic structure. Okay, and derived lipids are derived from simple lipids. Okay, so cholesterol is a derived lipid. So in today's lecture we have studied till now about polysaccharide. If you have missed that, please go back and read and rewatch the session. हमने अभी डिस्कस किया लिपिड्स के बारे में, तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स, फटाफट से बताओ. Palmitic acid has 16 carbon atoms including carboxyl carbon. ये तो अभी हमने देखा, given in NCERT. This is right. Oils have low melting point, definitely, and hence remain as oil in the winter. This is also right because they are unsaturated fatty acids, right? And arachidonic acid is an unsaturated fatty acid. Yes, this also we have discussed कि arachidonic acid में होते हैं 4 double bonds. ठीक है? Each and every important point from this chapter we are revising and studying in these sessions. So make sure you are not missing any session, right? So arachidonic acid is unsaturated fatty acid with 4 double bonds. This is also right. So what is wrong is lipids being strictly macromolecules. अभी हमने देखा कि क्यों lipid strict macromolecule नहीं है, right? Okay. So now it is time for another biomacromolecule, and that is nucleic acid. In the previous lecture I have covered nucleotides, the components of nucleotides, that is sugar, nitrogenous bases and phosphate group. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे structure of DNA.
ओके तो जब हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वी नो दैट वॉटसन एंड क्रिक gave us this double helix model. So this model was given by Watson and Crick, right? So in this model given by Watson and Crick, which DNA they have described? कौन से DNA का structure दिया था? सभी DNA का structure नहीं दिया था, इन्होंने दिया था सिर्फ B DNA का structure. So they have given the structure of B DNA, which has a right-handed coiling. Okay, so which has a right-handed coiling. ठीक है, तो ये जो सारे characteristics that we will be studying, that is mentioned in your textbook, it is of B DNA only. Okay बच्चा? Okay, so ये सारे characteristics जो हम यहाँ पर discuss करेंगे वो B DNA का ही है. Fine. So in this B DNA structure you will find there is a sugar phosphate backbone. So sugar phosphate backbone, दो sugar molecules which are connected by a phosphate group will be forming the backbone of DNA. ये एक staircase की तरह चलता है बच्चों, और जो railing है staircase की, it is made up of sugar phosphate backbone. You can see here. ठीक है, सो यहां पर कैन यू सी द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो यहां पर दिस इज द शुगर एंड दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप. कैन यू सी शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, तो यहां पे कैन यू सी दैट इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स देर आर टू एस्टर बॉन्ड. सो द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. याद रहेगा, अब नहीं भूलोगे कभी भी. ओके चलो, सो हमने पढ़ा अभी तक that there is a sugar phosphate backbone of DNA, and in that we have seen that the strands are anti-parallel. The helical pitch is 3.4 nanometer. Pitch क्या होता है? Physics में पढ़ा है pitch. The distance between two threads is a pitch. So similarly we have a pitch of DNA. So pitch of DNA क्या होगा बच्चा? The distance covered by वन फुल टर्न ऑफ डीएनए. सो एक फुल टर्न ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो होगा पिच ऑफ डीएनए. कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर. ओके बच्चा, समझ में आया यहां तक? अगर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ, गिव मी अ थम्स अप फास्ट इन द चैट बॉक्स. अगर यहां तक समझ में आया तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में. ओके, नेक्स्ट we have already seen that there is a right-handed coiling and the helical diameter is 2 nanometer. So what is helical diameter? Let's understand from here till here. The helical diameter will be 2 nanometer. ठीक है, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम में कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, the helical rise is 0.34 nanometer. What is helical rise? So from here to here, this distance is 0.34 nanometer and इसे बोला जाता है helical rise. Okay, so this is helical rise. That is 0.34 nanometer. Now we have studied already, and today also again I am discussing that projecting from this sugar phosphate backbone, sugar phosphate backbone से अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. आप देख रहे हो ये जो प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स हैं, these are nitrogenous bases and they form hydrogen bond among themselves. So A T के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एंड G एंड C के बीच में होते हैं बच्चों
3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. फाइन. So this was the model given by Watson and Crick. Okay. So here you can see how there are formation of hydrogen bonds between G and C. 3 hydrogen bonds between G and C and 2 hydrogen bonds between A and T. So न्यूक्लिक एसिड मुझे लगता है अब तक आपको समझ में आ गया होगा. ओके. तो चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन्स की. So like I told you that amino acids when they combine together with peptide bonds then we call them as polypeptides and ultimately protein. ठीक है. और एक लाइन आपको हमेशा याद रखना है that proteins are heteropolymers of amino acids. So these are heteropolymers of amino acid. What do you mean by heteropolymers of amino acid? Hetero means different, we have seen, right? So there are different types of amino acids that are forming protein. अलग अलग तरह के amino acid protein बनाते हैं, right? ऐसा तो नहीं है that only one single type of amino acid will form a particular protein. No. And based on the structure, you can say that there are 4 levels of protein structure. Protein can have a primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. क्या होता है ये? Let's understand. If all the amino acids are linked together by peptide bond in a linear fashion, so अगर एक के बाद एक आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे एक लीनियर चेन में, तो वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें एक एंड पे मिलेगा आपको एन टर्मिनल. ओके. कौन से एंड पे मिलेगा? लेफ्ट एंड पे. एंड दूसरे एंड पे आपको मिलेगा सी टर्मिनल. कौन से एंड पे? राइट एंड पे. एंड दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2023. नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया था बच्चों. सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2023. ओके. सो उसमें ऑपोजिट दिया था और आपको इनकरेक्ट बताना था, राइट? So why on the left hand side you will have n terminal? क्यों? Because there is free amino group. Right hand side पे why there is C terminal? Because you have carboxylic group. Okay? और ये group कहाँ से आए? That we have discussed when we were discussing amino acids. Right? So primary structure आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पर बनते हैं proteins. So initially they are present in the primary structure. Later on they changes to secondary or tertiary or quaternary structure. Right? So secondary structure of protein can be of 2 types. Okay? So either there could be alpha helix or there could be beta pleated sheath. Okay? Again, which are stabilized by hydrogen bonds, right? So there are hydrogen bonds stabilizing these 2 structures. And alpha helix का क्या example है? This, its example is keratin and collagen. So there are 2 examples of alpha helix, that is the secondary structure of protein, keratin, collagen, and beta pleated sheath का example क्या है बच्चों? fibroin protein. Okay, which is silk protein. So you will be surprised to know that fibroin protein is common in case of silk and spider web. सभी ने देखा है spider web. So in spider web and in silk you will have the same
protein, that is fibroin protein. Okay. So coming to tertiary structure of protein, take a woolen string, okay, and make a ball out of it. आप सभी ने देखा होगा a ball of wool. So this tertiary structure of protein, okay. So this tertiary, secondary के बाद सीधे quaternary आ गया. Let me tell you about the tertiary structure of protein, okay. So that will be like a woolen ball, okay, and they are biologically active, okay. So what is the example of tertiary structure of protein? Enzymes, okay. And then when there are combination of two or more polypeptide chain, अगर दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन होके बनाते हैं कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ओके, विच आर स्टेबलाइज्ड बाय वेरियस बॉन्ड्स, देन दे आर टर्म्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड उस एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं सब यूनिट. सो इफ यू कैन रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, hemoglobin is an example of quaternary structure of protein, okay, जिसमें होते हैं दो अल्फा चेन्स एंड दो बीटा चेन्स, okay. So that was the structure of proteins. Next, there is a very important question for you. Let's read the question and tell me the answer in the chat box. So which of the following statements is false regarding protein? So one by one, let's discuss all the statements. So a protein is a heteropolymer and not a homopolymer. This we have discussed just now. So this is the correct statement. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Yes, these are the lines of NCERT. So collagen is the most abundant protein in the animal world, and collagen is a type of secondary structure of protein. हमने देखा था अल्फा हेलिक्स होते हैं कोलेजन में, and there are 3 polypeptide chain in that helix. Rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere. Absolutely correct. So Rubisco stands for ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, और ये जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है in the whole biosphere. It is present in plants. Now coming to the fourth statement. The first amino acid in the polypeptide chain is called as C-terminal. No, we have just now seen that the first one is termed as N-terminal, and the last one here it is written that it is N-terminal. No, it should be C-terminal. So vice versa should be there. So this will become the incorrect answer. क्या होना चाहिए यहाँ पे? फोर्थ में एन टर्मिनल होना चाहिए एंड सी टर्मिनल होना चाहिए, बट हियर इट इज गिवन ऑपोजिट, राइट? अंडरस्टूड? चलो एक और क्वेश्चन है, ट्राई दिस. विच इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शन. सो हियर यू हैव टू स्ट्रक्चर, एक ए स्ट्रक्चर है एंड दूसरा एक स्ट्रक्चर है, राइट? आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर and then you have options, okay, then you have options. So this first structure, let's see one by one. यहाँ पर लिखा है that A is a triglyceride, principal source of energy. No, A is not triglyceride, it is a phospholipid, that is lecithin, right? B, it is written that it is cholesterol. Yes, B is cholesterol. ये cholesterol का structure है बेटा. And here it is written that it provides rigidity to the plant cell membrane. No, it is present in animals. So this is also wrong.
Third, A is lecithin. Yes. Basic component of cell membrane. So this is right. Okay, A is a structure of lecithin. You should be able to identify at least the structures that are given in NCERT. तो ये दोनों structures आपको NCERT में मिलेंगे and definitely इससे question पूछा जाता है NEET में. ठीक है? So lecithin है A and it is present in cell membrane and it is a type of phospholipid. Okay. Now next is B. क्या है बच्चों? B है कोलेस्ट्रॉल. So B is cholesterol. This is right. But ये क्या प्लांट में पाया जाता है? No. These are present in animals. Right? So this is also wrong. So correct answer इस question का क्या था? 3. Okay. So with this, in today's session, we have discussed the polysaccharides. We have discussed lipids, proteins and nucleic acids. So we have covered all the biomacromolecules from this chapter, biomolecules. Micromolecules, biomicromolecules बच्चों हम already discuss कर चुके हैं. Biomacromolecules आज हमने discuss किया. In the next class, we will be discussing the remaining part of this chapter, that is enzymes. ठीक है? Next class में हम enzymes discuss करेंगे. Please don't forget to like the session, share the session with your friends. अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर देना. PDF के लिए you can join our Telegram channel by the name Infinity Learn NEET. उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, आपको सारे PDF बच्चा वहाँ पर मिल जाएंगे. ओके, सो इसी तरह से we will continue our journey till NEET. Thank you very much. See you in the next class. Bye bye. Take care.